मेरा नाम किरण है। आज मेरे दिल में कई सारे अरमान मचल रहे थे, क्योंकि आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं थोड़ा घबरा भी रही थी। साथ ही मन अपने पति के बारे में सोचकर खुश भी हो रही थी। मेरे पति कुछ ही देर में कमरे में आने वाले थे, लेकिन उन लम्हों के ख्याल से ही मेरे हाथ पसीने से भीग रहे थे। बार बार उनका ख्याल आ रहा था। न जाने लड़कियां ऐसे मौके पर क्या करती हैं, लेकिन मुझे तो बहुत घबराहट हो रही थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं पूरी तरह पसीने में भीग चुकी हूं। हालांकि कमरे में अच्छी खासी ठंडक थी। मौसम बदल रहा था और कमरे की ठंडक से मुझे एक सुकून सा मिल रहा था। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था और सामने ही मेरे पति की बहुत खूबसूरत सी तस्वीर लगी हुई थी। मैं बिना पलक झपकाए उन्हें देख रही थी। वह बहुत ही सुंदर और हैंडसम थे। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जो बहुत दयालु लग रही थी। मैं उन्हें देखते देखते जैसे खो सी गई थी। मेरा दिल उस तस्वीर को देखकर ही तेजी से धड़क रहा था, मानो मेरा दिल बाहर मेरी हथेलियां पर आने वाला हो। मैं अपनी सोच पर खुद ही मुस्कुरा उठी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं दुल्हन बनकर इस कमरे में मौजूद हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में जितनी परेशानियां थीं, उनमें सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि अभी तक मेरा रिश्ता तय नहीं हुआ था, और अब जब हुआ तो पता भी नहीं चला। जल्द ही सारे मामले तय हो गए और 1 महीने के अंदर शादी भी हो गई। मैं खुद इस बात से बेहद हैरान थी, लेकिन खुश भी थी, क्योंकि शादी की ख्वाहिश मेरे दिल में न जाने कब से थी। मैं भी आम लड़कियों की तरह ख्वाब देखती थी। एक हसीन हमसफर पाने की मुझे भी तमन्ना थी। जब मैंने पहली बार अपने होने वाले पति की तस्वीर देखी तो मैं शर्मा गई थी। मेरी शर्मीली मुस्कुराहट पर मेरी बहन खुश हो रही थी और मेरी माँ समझ गई थी कि मैं इस शादी के लिए राजी हूं। इसके बाद ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और मैं खुशी खुशी विदा होकर हमेशा के लिए राहुल के साथ विदा होकर इस घर में आ गई। ये घर सादगी से बना हुआ था। यहाँ पर राहुल की हैसियत के हिसाब से सारी सहूलियत मौजूद थी और इस घर में सिर्फ मेरी सास, ननद और मेरे पति ही रहते थे। मैंने अभी तक राहुल के किसी रिश्तेदार को नहीं देखा था। ना तो उनका कोई और भाई था और ना ही कोई और। मेरी ननद की भी अभी शादी नहीं हुई थी, जबकि राहुल के पिता का देहांत हो चुका था। बाकी जो रिश्तेदार थे वह सब दूर के थे। राहुल की माँ ने मुझे यही सब बताया था और ये सोचकर मैं भी खुश थी कि मुझे ज्यादा रिश्तेदारों के झंझट नहीं है। मैं बड़े इत्मीनान से कमरे का मुआयना कर रही थी और बार बार राहुल की तस्वीर को देख रही थी। तभी दरवाजे के बाहर एक आहट हुई थी। ये सुनकर मैं सीधी होकर बैठ गई और जल्दी से अपने दुपट्टे को ठीक किया। मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थीं। मेरा दिल ये सोचकर घबरा जा रहा था कि मैं राहुल से क्या बात करूंगी, क्योंकि शादी से पहले मैंने कभी राहुल से बात नहीं की थी। मुझे जो लगा कि राहुल होंगे, लेकिन नहीं, वह राहुल नहीं थे, बल्कि मेरी सास और ननद थी। दोनों को देखकर मैंने अपने चेहरे पर एक स्वागत भरी मुस्कान सजाई थी। जो भी था, मुझे अपनी सास आम सांसों की तरह नहीं लग रही थी। तभी मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, ऐसा करो मेरी बेटी, तुम ये जेवर वगैरह उतार कर मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हें पता है कि हालात कैसे हैं। मैं इन्हें लॉकर में रखवा दूंगी। मेरी सास ने मुझसे कहा तो मैं हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी, क्योंकि अभी तो मेरी सुहागरात थी और मेरा यह रूप राहुल ने भी अभी तक मुझे नहीं देखा था। फिर मेरी सास मेरे पास आकर जेवर कैसे मांग रही थी। मुझे उस वक्त अपनी सास बहुत बुरी लगी थी। मैं जो सोच रही थी कि मेरी सास मेरी माँ की तरह होगी, मगर वह तो मेरी शादी की पहली रात ही अपना असली चेहरा दिख रही थी। मुझे बहुत दुख हो रहा था और साथ ही रोना भी आ रहा था। मैं अपनी सास को मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह पहली रात थी मेरी उसे घर में। मगर राहुल अभी कमरे में नहीं आए थे और मैं चाहती थी कि वह एक बार मुझे दुल्हन के रूप में देख ले। तभी हिम्मत करके मैंने धीरे से झिझक हुए अपनी सास से कहा, मैं सुबह आपको यह सारे जेवर दे दूंगी। इस पर वह कहने लगी कि नहीं, मुझे तुम ये जेवर अभी दो। राहुल तो बाहर दोस्तों के साथ गया हुआ है, उसे बहुत वक्त लगेगा। उसके दोस्त उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए तुम ऐसा करो कि ये जेवर उतार कर मुझे अभी दे दो। उनकी बात सुनकर मैं बेबस हो गई और सारा जेवरी उतार कर उनके हाथ में रख दिया। जेवर उतारते वक्त मुझे बहुत रोना आ रहा था और राहुल पर गुस्सा भी आ रहा था। मैंने जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल किया और जेवर अपनी सास को दे दिए। तभी मेरी ननद पीछे से आकर मेरे हाथ बांधने लगी।
मुझे तो यह भी ख्याल नहीं आया था कि वह ऐसा कुछ कर सकती है। मैं घबरा गई और फौरन कहने लगी कि अरे किरण, तुम यह क्या कर रही हो? आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी शादी को अभी 2 घंटे भी नहीं हुए थे और ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे थे। मेरी ननद की इस हरकत में मेरी सास भी इसमें शामिल थी, क्योंकि वह भी उसे पूरा समर्थन दे रही थी। दोनों ने मिलकर मेरे पैर भी बांध दिए और मुझे घसीटते हुए कमरे के बाथरूम में बंद कर दिया। मैं पूरी तरह से हक्का बक्का थी और इस स्थिति पर सोचने लगी कि आखिर मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। सबसे बड़ी चिंता मुझे राहुल की हो रही थी, क्योंकि वह अभी तक कमरे में नहीं आए थे और इससे पहले ही मेरी सास और ननद ने यह जुल्म कर दिया। और यह सोच भी मेरे मन में आ रही थी कि क्या राहुल भी इस साजिश में मेरी सास और नंद के साथ शामिल है? अगर ऐसा था तो मेरी जिंदगी बुरी तरह से बर्बाद हुई थी। ये सोचकर ही मुझे रोना आ रहा था कि मेरी शादी की रात मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। मेरे मुंह पर भी उन्होंने टेप चिपका दी थी, जिससे मैं जोर से आवाज लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी आवाज अंदर ही घुट कर रह गई। मैंने अपने कंधे से बाथरूम का दरवाजा पीटने की कोशिश की, लेकिन बाहर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैं लगातार अपने हाथों को आपस में रगड़ रही थी ताकि किसी तरह मेरे हाथों में बंदी रस्सी की गांठ खुल जाए। अगर मेरे हाथ खुल जाते तो मैं कुछ कर ही लेती, कम से कम इस बार बाथरूम से बाहर तो आ जाती। लेकिन अभी तक मेरे हाथ नहीं खुले थे। न जाने कितना वक्त बीत गया। मैं थक चुकी थी और रो रो कर बेहाल हो गई थी, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी थी और ना ही कोशिश छोड़ी थी। तभी तो अचानक किसी तरह मेरे हाथों की बंदी रस्सी खुल गई और मैं जैसे एकदम से सुकून महसूस करने लगी। फिर मैंने फौरन अपने पैरों को भी खोला और फिर मुंह से टेप हटाया था और गहरी गहरी सांस लेने लगी थी। फिर मैं ऊपर की ओर देख हुए भगवान से प्रार्थना की कि मुझे किसी तरह इस जाल से निकाल दे। और जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरे सामने ही मेरे पति मेरी ननद के साथ। मेरा नाम किरण है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ। मेरे घर में मेरे अलावा 2 बहनें और हैं। मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी हूँ और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर पर ही थी जब मेरे माता पिता ने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मेरे माता पिता ने आसपास के कई लोगों से मेरे रिश्ते के बारे में बात की थी, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी। इसीलिए हर दूसरे दिन घर पर कोई न कोई रिश्ता देखने आता था। मैं इस सिलसिले से थक चुकी थी और अक्सर मम्मी से बहस करने लगती थी। मैं उनसे कहती, मम्मी, ये क्या तमाशा है? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, और जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलता तब तक तो बिल्कुल नहीं। आप क्यों बार बार मुझे लोगों के सामने आने पर मजबूर करती हैं? मेरी बात सुनकर मेरी माँ कहती, बेटा, यही जमाने का रिवाज है, ऐसा ही होता है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? बस अपने अच्छे नसीब की दुआ किया करो। मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। मेरी माँ पूरे विश्वास से कहती और मैं उनकी ओर देखती रह जाती, लेकिन अभी तक इसमें कोई सफलता नहीं मिली थी। मेरी उम्र 20 साल ही थी, लेकिन मम्मी को ऐसा लगता था जैसे मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ और शायद अब शादी के काबिल नहीं रहूंगी। मेरी शादी में इसलिए दिक्कत हो रही थी क्योंकि मेरी रंगत थोड़ी सांवली थी और आजकल तो लोगों को गोरी रंगत वाली लड़कियां ज्यादा पसंद आती हैं, फिर चाहे उनका नैन नक्शा कैसा भी हो। मेरा नैन नक्श तो बहुत अच्छा था, मगर मेरी रंगत थोड़ी सांवली थी और इसीलिए मुझे रिश्ते में बहुत परेशानी जा रही थी। बुआ तो बेचारी अपनी कोशिश कर रही थी, लेकिन जब लड़के वाले ही ऐसे हों तो वह बेचारी क्या कर सकती थी। मैंने 1 कप चाय बनाया और बुआ के लिए ले आई। तब तक मम्मी और बुआ अपनी बात खत्म कर चुकी थीं। मम्मी के चेहरे पर चिंता की परछाइयां थीं और बुआ की आंखों में एक उम्मीद की चमक थी। बुआ ने मुझे देखकर मेरे सिर पर प्यार दिया और कहा, भगवान तुम्हारे नसीब अच्छे करें। मैंने भी अपने दिल में कहा कि हाँ, काश भगवान ऐसा ही करें, और यह कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। मैं जानती थी कि बुआ के जाने के बाद मम्मी मुझे जरूर बुलाएगी और फिर एक लंबी लिस्ट तैयार करके चाय के इंतजाम करने को कहेंगी, और वही हुआ। बुआ के जाने के बाद मम्मी ने मुझे आवाज दी कि किरण, मेरी बेटी जरा सुनो तो। मम्मी की नरमी से पुकारने पर मैं उठकर बाहर आई
तो मम्मी कहने लगी कि तेरी बुआ आई थी, आज एक रिश्ता बताकर गई है। लड़के का अपना कारोबार है, एक माँ और बहन ही है और बाप का देहांत हो चुका है। लड़का भी अच्छा पढ़ा लिखा और समझदार है, अपना कमाता है, घर बार भी अपना है। बुआ ने तो बहुत उम्मीद दिलाई है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान की लड़की की डिमांड की है। इसके अलावा उन्हें कोई दहेज वगैरह नहीं चाहिए। अब मेरी दुआ है कि अगर वह लड़का इस काबिल है तो तुम्हारा नसीब बन जाएगा। मम्मी ने यह कहते हुए मेरी ओर देखा, जबकि मैं चुप रही। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह मेरी माँ थी और माँ अपनी जगह पर मजबूर थी। उन्हें मेरा घर बसाना था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा, जबकि मैं जानती थी इस बार भी हमेशा की तरह होगा। वह लोग आएंगे और नाश्ता करके मुझे चले जाएंगे। मम्मी ने मुझे कुछ तैयारियों के बारे में बताया और कहा, संडे को वह लोग आएंगे और तुम यह सब तैयार कर लेना। इसके मुताबिक सामान अपने बाबा से मंगवा लेना। मम्मी के कहने पर मैंने सिर हिला दिया। संडे को अभी 2 दिन बाकी थे और यह 2 दिन तैयारियों के लिए काफी थे। संडे को मेरे रिश्ते के सिलसिले में लड़के की माँ और बहन आई थीं और उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। उसी वक्त मेरे हाथ पर शगुन के तौर पर कुछ पैसे रख दिए। मैं हैरानी से मम्मी को देख रही थी, जबकि मम्मी के चेहरे पर उस समय अलग ही खुशी नजर आ रही थी। तभी मम्मी उस औरत से कहने लगी कि बहन जी, यह तो आपकी मोहब्बत है कि आपने मेरी बेटी को शगुन दे दिया, लेकिन हम एक बार लड़के से मिलना चाहते हैं। आप जानती हैं कि बेटी वालों के दिल में 1000 तरह के चिंताएं होते हैं। हम जरा आना जाना मेलजोल करेंगे तो शायद हमें पूरी उम्मीद है कि एक दूसरे के बारे में ज्यादा जान सकेंगे। मम्मी ने बड़ी सहजता से यह कहा था। तभी लड़के की माँ मुस्कुराकर मेरी मम्मी से कहने लगी कि बिल्कुल, हमें इस बात पर कोई ऐतराज नहीं है। आप जब मर्जी आएं, जैसे मर्जी अपनी तहकीकात करें, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं कुछ देर बाद वहां से उठकर चली आई थी और फिर उनके बीच क्या बातें हुई मुझे नहीं पता। बस ये तय हुआ था कि अगले संडे को मेरे घर वाले लड़के को देखने जाएंगे। जब अगली बार मम्मी पापा और मेरी दोनों बहनें उस लड़के को देखकर आई तो सब उसकी खूब तारीफें कर रहे थे। मेरी बहन ने कह रही थी, दीदी, अगर आप राहुल भाई को देखती तो आप तुरंत इस शादी के लिए हाँ कर देती। वह इतने ही प्यारे हैं। मम्मी उनकी तस्वीर लेकर आई थी आपको दिखाने के लिए। यह सुनकर मेरे मन में हलचल सी मची थी। मेरी बहन ने राहुल की बहुत ज्यादा तारीफ की थी और उस तारीफ का असर था कि मुझे भी राहुल को देखने की बहुत इच्छा हो रही थी। तभी रात को मम्मी मेरे कमरे में आई। मैं समझ गई थी कि मम्मी क्यों आई है, क्योंकि उनके हाथ में राहुल की तस्वीर मैंने देख ली थी। मम्मी कहने लगी कि किरण बेटा, ये राहुल की तस्वीर है, तुम भी एक नजर देख लो और इस रिश्ते के बारे में तुम्हारी राय है वह मुझे बता देना। तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ही सब कुछ होगा। ये कहकर मम्मी तस्वीर वहां रखकर चली गई। मम्मी के जाने के बाद मैंने धड़कते दिल से राहुल की तस्वीर उठाई और बेख्याली में उसे देखती रही। राहुल बहुत खूबसूरत और हैंडसम थे और उनकी आंखों में एक अनोखी सी चमक थी। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान सजी हुई थी, जिसे देखकर मैं भी मुस्कुरा दी। उसी रात मुझे नींद नहीं आई थी। राहुल का चेहरा मेरे ख्यालों में छा गया था और मेरे होठों पर खुद ब खुदा। जब मम्मी ने मेरे चेहरे की गुलाबी रंगत देखी तो उन्होंने मेरी मर्जी को समझ लिया। उन्होंने मेरे सिर पर प्यार देते हुए मुझे ढेरों दुआएं दी और कहा कि मेरी बच्ची का नसीब बहुत अच्छा हो। जिस तरह उसने सब्र के साथ यह समय गुजारा है, भगवान उसे आगे बहुत खुश रखे। मम्मी की दुआओं पर मैंने दिल ही दिल में कहा, मम्मी, जैसा आप सोच रही हैं भगवान वैसे ही करें, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आगे की जिंदगी मेरे लिए कौन कौन सी परीक्षा लेकर आएगी और मुझे किन लोगों से सामना करना पड़ेगा। हमारी तरफ से हाँ होते ही वहां से जल्दी शादी के लिए दबाव डाला जाने लगा। इस बात ने मम्मी और पापा को चिंता में डाल दिया था, क्योंकि उनका ख्याल था कि कम से कम 6 महीने बाद शादी की जाए। लेकिन मेरी सास का कहना था कि वह बीमार रहती हैं, इसलिए पहले बेटे की शादी कर रही है, ताकि घर में रौनक हो जाए और अपनी जिंदगी में अपने पोते का चेहरा देख सकें। मेरी सास की यह बात सुनकर मम्मी और पापा भी तैयारी करने में जुट गए। वैसे तो मम्मी ने अपने जीवन में हमारे लिए काफी चीजें जुटा रखी थीं, लेकिन फिर भी कई और तरह के खर्चे थे। कुछ जेवर भी था जो मम्मी ने अच्छे समय में जोड़ रखा था। इसके अलावा शादी के खर्चे का अनुमान भी लगाया जा चुका था। इस तरह सारे इंतजाम करके 1 महीने बाद की तारीख तय कर दी गई। घर में एकदम से खुशियां छा गई थीं और हर पल जैसे एक बारात सा माहौल था।
मैं इन दिनों कोई काम नहीं कर रही थी क्योंकि मम्मी ने मुझे काम करने से मना कर दिया था और ज्यादातर समय मैं अपने कमरे में रहती और मेरी बहनें मेरा बहुत ख्याल रखती थीं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद यह आरामदायक दिन चला गया और जल्दी ही वह दिन आ गया जब मुझे विदा होकर राहुल के साथ उनके घर जाना था। मेरी बहनें, मम्मी और पापा मेरी विदाई के वक्त बहुत रोए थे। ये हमारे घर की पहली शादी थी, इसलिए ज्यादा महसूस हो रहा था। मैं विदा होकर राहुल के साथ उनके घर आ गई। उनके घर आने के बाद कुछ रस्में हुई और फिर सारे मेहमान जा चुके थे। उनके जितने भी रिश्तेदार थे सब शहर के ही थे। इस वजह से घर खाली हो गया था। अब घर में सिर्फ राहुल की माँ बहन और राहुल ही थे। मैं अपने कमरे में थी जब राहुल के ख्याल मेरे जहन में आने लगे और मैं अपने आने वाले लम्हों को सोचकर खुश हो रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से चौंक गई। और फिर राहुल की माँ और बहन ने मेरे साथ जो किया उसने मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा कर दिया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थीं। मैंने उनसे वजह पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गुस्से से मुझे चुप करा दिया। फिर जब उन्होंने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया तो मैं समझ गई कि मेरे साथ जरूर कोई बड़ा धोखा हुआ है, जिसकी वजह से मेरी सास मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रही थी। मुझे तो राहुल पर भी शक हो रहा था, क्योंकि इतनी देर में मेरे पति ने मुझे एक भी बार नहीं पुकारा था। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वह खामोश थे, इसलिए मुझे ऊपर भी शक हो रहा था। बाथरूम से मैं बड़ी मुश्किल से बाहर निकली और जब अपने कमरे में आकर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सामने ही मेरा पति भी रस्सियों से बंधा हुआ था। उसके मुंह पर भी उसी तरह पट्टी बंधी थी। उसने जब अचानक मुझे सामने देखा तो वह हैरान रह गया और इशारे से मुझे अपने पास बुलाने लगा। लेकिन मैं तो पहले ही डरी हुई थी। राहुल की इस हालत ने मेरी परेशानी और बढ़ा दी। राहुल को इस तरह बंधा देखकर मैं घबरा गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। मेरी सास और ननद ने अगर किसी वजह से मुझे बांधकर बाथरूम में बंद किया तो उन्होंने राहुल के साथ भी वैसा ही सुलूक किया। राहुल तो उनके अपने बेटे थे। आखिर इसके पीछे क्या राज था? और इस राज का पता सिर्फ राहुल ही दे सकते थे। इसलिए मैंने जल्दी से कुछ सोचा और आगे बढ़कर राहुल के मुंह से पट्टी हटा दी। राहुल ने गहरी सांसें ली और कहा कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। राहुल की चिंता ने मेरे दिल में उनके लिए अचानक से प्यार जगा दिया था। हालांकि मैंने उन्हें कहा था कि नहीं, मैं ठीक हूं। क्या आप ठीक हैं? मैंने धीरे से उनसे पूछा। राहुल ने सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। जब राहुल ने यह कहा तो मैं उन्हें देखने लगी। तभी मैंने उनसे पूछा, आप यहाँ क्यों बंधे हुए हैं? आखिर आंटी और नेहा ने ऐसा क्यों किया है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने उलझन भरे अंदाज पर मेरे पति ने मेरी ओर देखा। फिर राहुल ने मुझसे नजरें चुराते हुए गहरी सांस ली और बोले, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, तभी तुम्हें तसल्ली होगी। कुछ पल के लिए कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। मुझे डर था कि आंटी और मेरी ननद कहीं दोबारा ना आ जाएं। तभी मैंने राहुल से पूछा, आंटी और नेहा कहाँ है? क्या उन्होंने आपको बांधा है? कहीं वह फिर से तो यहाँ नहीं आएंगी? मैंने चिंता भरे स्वर में राहुल से पूछा था। राहुल मेरे चेहरे पर सजा डर देखकर धीरे से बोले कि तसल्ली रखो, अब वह दोनों यहाँ कभी नहीं आएंगी। मैं तुम्हें सारा सच बताता हूँ। ये कहते हुए राहुल ने अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में बताना शुरू कर दिया। कहने लगा कि मेरा नाम राहुल है और मैं एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ। अनाथ आश्रम से ही एक पढ़ी लिखी और अमीर परिवार ने मुझे गोद ले लिया था और मैं उनके घर में बड़ा होने लगा। वह परिवार मुझे अपने घर का बेटा नहीं बल्कि एक नौकर बनाकर ले गया था। उनके घर के सारे कामकाज मैं ही करता था, लेकिन मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। मैं वह काम खुशी खुशी करता था, क्योंकि इसके बदले मुझे अच्छा खाना मिलता था और कभी कभी बच्चों के खिलौनों से खेलने का मौका भी कभी कभार बाहर घुमाने भी ले जाया जाता था। मैं वहां खुश था। लेकिन जब मैं जवान हुआ तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, क्योंकि उनकी बेटियां भी अब बड़ी हो रही थीं और उन्हें मुझसे खतरा महसूस होने लगा था। हालांकि मैं उनके बच्चों के साथ पढ़ता था और मुझे लिखना पढ़ना भी आता था, लेकिन मैंने किसी स्कूल में दाखिला नहीं लिया था। इधर उधर भटकते हुए मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर नौकरी कर ली। दुकान के मालिक से कहकर मैंने वहीं पर एक छोटे से कमरे में रहने की व्यवस्था कर ली। जिस प्लाजा में दुकान थी
उसी के ऊपर कुछ कमरे बने हुए थे और मुझे उनमें से एक में रहने के लिए एक छोटी चारपाई मिल गई। मैं अब वहीं रहने लगा। सुबह मैं दुकान पर आ जाता और रात तक वहीं रहता। साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मैट्रिक की परीक्षा दी, जिसमें मैंने शानदार सफलता हासिल की। इसके बाद मैंने दुकान के मालिक से अनुरोध करके इंटर की किताबें मंगवाईं और पढ़ने लगा। वक्त यूं ही गुजरता रहा। दुकान पर सेल्समैन के तौर पर काम करने के बाद मैंने धीरे धीरे इतना अनुभव हासिल कर लिया कि मालिक की नज़रों में एक अच्छा स्थान बना लिया। जब मालिक ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान की दूसरी ब्रांच खोली तो वहां का इंचार्ज मुझे बना दिया। मैं बहुत खुश था। वहां काम करने के दौरान मुझे काफी अनुभव मिला और फिर मैंने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली। अब मैं मालिक का काम भी करता था और अपनी छोटी दुकान भी संभालता था। इस तरह मेरी आमदनी में काफी फायदा हुआ और मैंने एक घर किराए पर ले लिया। लेकिन घर लेने के बाद मुझे घरवाली की कमी बहुत महसूस होने लगी, क्योंकि मेरे पास कोई भी रिश्तेदार या परिवार नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि शादी कर लेता हूं। इस तरह घर भी बसा रहेगा और दुनिया में मेरा भी कोई रिश्ता होगा जो सिर्फ मेरा अपना होगा। इसी सिलसिले में मैंने इधर उधर काफी कोशिशें की, लेकिन कोई भी मुझे अकेले देखकर कोई रिश्ता देने को तैयार नहीं था। किसी को भी एक अकेला लड़के पर भरोसा नहीं था और यही वजह थी कि कोई भी मेरे साथ शादी करने के लिए हामी नहीं भर रहा था। इस उलझन में मैंने कितने साल बिता दिए। मैं जो शादी करना चाहता था और जल्दी से जल्दी घर बसाना चाहता था, इस चाह में 3 साल बीत चुके थे और अब तक मेरा रिश्ता तय नहीं हुआ था। इसी वजह से मैं बहुत निराश हो चुका था। तभी एक दिन मेरे दुकान के मालिक ने मुझसे कहा, राहुल, तू परेशान क्यों होता है? अगर तुझे कोई लड़की अकेले नहीं देता तो ऐसा कर कि किसी को अपनी माँ बना ले। कुछ पैसे देकर कोई भी यह नाटक करने के लिए तैयार हो जाएगा और फिर तू अपनी शादी करवा के अपनी दुल्हन को सब कुछ सच सच बता देना। मैंने पहले तो अपने मालिक की बात को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर सोचा कि इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। इसलिए मैंने मालिक से ही कहा कि आप किसी का पता कर दें, मैं उसे पैसे दे दूंगा, बस वह कुछ समय के लिए मेरी माँ का रोल निभा दे। मैंने जब मालिक से कहा तो मालिक बोले, तू फिक्र मत कर, किसी को देख लूंगा। तभी एक दिन मालिक ने अखबार में एक मीडिया एजेंसी का विज्ञापन देखा और वहां संपर्क करने के बाद उन्होंने एक ऐसी औरत के बारे में बताया जो अधेड़ उम्र की हो और माँ का रोल निभा सके। जल्दी ही हमें वहां से एक औरत मिल गई और उसके साथ एक लड़की भी मिली, क्योंकि उस औरत का कहना था कि वह लड़की के बिना कोई भी काम नहीं करती। अब उस औरत को मैंने अपनी माँ बना लिया और उस लड़की को बहन, और इस तरह रिश्ता देखने का सिलसिला फिर से शुरू हुआ। जल्दी ही तुम्हारे घर मेरा रिश्ता तय हो गया। मैं बेहद खुश था, क्योंकि जैसी साथी मैं चाहता था तुम उससे भी बढ़कर निकली थी। इसलिए मैंने जल्द शादी करने पर जोर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे घर वालों को यह पता चले कि यह मेरी असली माँ नहीं है। इसलिए जल्दी शादी तय कर दी गई और शादी के दिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा। मुझे मालूम नहीं था कि वह दोनों औरतें धोखेबाज थीं। वह दोनों पेशेवर चोर थीं, जिनका काम ही यही था। वह लोगों के घरों में इसी तरह नाटक करने के लिए घुसती और फिर शादी के दिन सारा सामान लूटकर भाग जाती। उन्होंने तुम्हारे साथ भी यही किया। तुम्हारा सारा जेवर उतरवा लिया और जो मेरा जेवर और कैश था और तुम्हारे दहेज की जितनी भी कीमती चीजें थीं, वह सब लेकर फरार हो चुकी हैं। उन्होंने तुम्हारी अकेली होने का फायदा उठाया। जब मैं घर वापस आया तो अचानक उन्होंने मुझ पर भी हमला कर दिया। उन्होंने मेरे सर पर 2-3 बार हमला किया और इस हमले की वजह से मैं बेहोश हो गया। तब उसने मुझे भी बांधकर सारा सामान, कैश और कीमती चीजें चुरा ले गई। मैं तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी क्या हालत है, तुम सही सलामत हो या नहीं। लेकिन यहां से मेरे लिए हिलना नामुमकिन था। इसी वजह से मैं परेशान था और यहीं बैठा रहा। राहुल की बात सुनकर मैं बेहद हैरान हुई थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह दोनों औरतें राहुल की माँ बहन नहीं, बल्कि धोखेबाज और चोर थीं। तभी मैंने तुरंत उठकर राहुल के हाथों को खोला। तब राहुल ने बेकाबू होकर मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोले कि किरण, मुझे माफ कर दो। मैंने यह झूठ सिर्फ अपना घर बसाने के लिए बोला था, वरना इसके अलावा मैंने कोई भी गलती नहीं की है। न मैं कोई नशा करता हूं और ना ही मुझे लड़कियों का शौक है। मैं अपना खुद का कारोबार करता हूं और शुक्र है
कि अब मेरे कारोबार में इतनी तरक्की की है कि मैं अपने घर की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकता हूँ। बस तुम मेरी इस पहली गलती और झूठ को माफ कर दो। राहुल की बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो चुका है। हालांकि राहुल ने यह सब कुछ अच्छे इरादे से किया था, उनकी नीयत खराब नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ बुरा हुआ था। अगर वह औरतें अच्छे तरीके से यहाँ से विदा होती तो हम भी दुनिया के सामने कुछ कह सकते थे। मैं अपने घर वालों के सामने कोई बहाना बना सकती थी। लेकिन अब जब वह औरतें रातों रात धोखा देकर सब कुछ लूट कर भाग गई तो यह अपने आप में एक बड़ा सवाल था। लेकिन अब तो सबको सच्चाई बतानी भी जरूरी, और मुझे सबसे ज्यादा अपने माँ बाप की फिक्र थी कि पता नहीं वह राहुल के बारे में क्या सोचेंगे और क्या वह मेरा बसा हुआ घर रहने देंगे या फिर मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मुझे इस बात का कोई यकीन नहीं था। वह रात जो बहुत अरमानों से भरी थी और जिसके सपने मैंने काफी समय से देख रखे थे, और राहुल ने भी उस रात के बारे में यकीनन बहुत कुछ सोचा होगा। वह रात बर्बाद हो चुकी थी। हम दोनों अपने अपने ख्यालों में गुम अपने बिस्तर पर लेट गए थे, लेकिन नींद हमारी आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन जब मेरे घर वाले सुबह नाश्ता लेकर आए तो उन्होंने राहुल की माँ और बहन के बारे में पूछा। तब मैं और राहुल एक दूसरे से नजरें चुराने लगे थे। तभी हिम्मत करके राहुल ने मेरे माँ बाप को सब कुछ सच सच बता दिया। ये सुनकर वो दोनों बेहद परेशान हो गए और बोले, राहुल, आपने बहुत गलत किया। इस तरह रिश्ते तय नहीं किए जाते। अगर आपने हमें पहले ही सब कुछ सच बता दिया होता तो शायद ना तो आपके साथ ये सब होता और ना हमारे साथ धोखा होता। लेकिन अब तो आपने अपने साथ भी गलत किया और हमारे साथ भी। पापा ने जब राहुल से ये कहा तो राहुल फौरन उठकर मेरे पापा के पैरों में गिर पड़े और रोते हुए कहने लगे कि अंकल, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मैं तो सिर्फ सच्चे दिल से अपना घर बसाना चाहता था, लेकिन उन धोखेबाज औरतों की वजह से मेरा चरित्र भी संदिग्ध हो गया है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अरुण ने पापा से माफी मांगी तो शायद पापा को भी उनके अकेलेपन पर और उनके आंसुओं पर दया चुकी थी। तभी पापा ने सच्चे दिल से उन्हें माफ कर दिया। मैंने तो पहले ही राहुल को माफ कर दिया था, क्योंकि मुझे राहुल से प्यार था और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती थी। मैंने उनके भीतर की सच्चाई को जान लिया था और मुझे पता चल चुका कि राहुल जो कुछ भी कह रहे हैं वह सब सच है। मुझे बस अपने घर वालों की तरफ से चिंता थी, और अब पापा ने भी उन्हें माफ करके मुझे अपनी फैसले पर कायम रहने की हिम्मत दी थी। मैं जो कल रात से बहुत परेशान थी, अब मेरे दिल को भी बेहद सुकून मिल गया था। आज हमारी शादी की तीसरी सालगिरह थी और राहुल बहुत खुश थे, क्योंकि हमारी बेटी भी 1 साल की हो चुकी थी। आज हमें साथ मिलकर जश्न मनाना था। तभी टीवी पर चल रही एक खबर ने हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया, और वह देखकर हम दोनों बहुत हैरान हुए थे, क्योंकि खबर में दिखाई देने वाली औरतें कोई और नहीं बल्कि वही थीं जिन्होंने हमारा सामान चुराया था। वह दोनों अब अपने गैंग के साथ पकड़ी जा चुकी थीं और पुलिस की हिरासत में थी। मैं और राहुल एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। हमने उन दोनों के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, क्योंकि राहुल का मानना था कि उनकी बदौलत ही मुझे उनका साथ मिला था, और राहुल के लिए यह एहसान बहुत बड़ा था, क्योंकि जहां इतनी देर से उनकी शादी नहीं हो रही थी वहीं उन्हें मनपसंद साथी मिल चुका था। यही बात राहुल को संतुष्ट करने के लिए काफी थी, इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि वह उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अब जब वह दोनों खुद ही पकड़ी जा चुकी थीं, तो मैं और राहुल बेहद संतुष्ट हो चुके थे, क्योंकि हमें इस बात का यकीन हो गया था कि भगवान बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही करता है, फिर चाहे आप उस इंसान को माफ ही क्यों न कर दो, मगर भगवान कभी उन लोगों को माफ नहीं करता। आज हम दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं और हमारा घर खुशियों से महक रहा है। राहुल ने बेकाबू होकर मेरा हाथ थाम लिया और कहा कि आज मैं जो अंदर से एक गलती का बोझ महसूस करता था वह भी खत्म हो गया है। अब मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल हल्का हो गया हूँ। यह कहकर राहुल ने अचानक मुझे अपने पास खींच लिया और मैं संतुष्ट होकर उनके सीने पर सिर रख दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि राहुल के दिल में बार बार यह बोझ सर उभरता रहता था कि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया और झूठ बोलकर शादी की। उन्हें बार बार इस बात का भी अफसोस होता था कि मेरा जेवर और दहेज की कीमती चीजें वह औरतें लूट कर भाग गईं, और ऐसा सब कुछ उनकी वजह से हुआ था।
हालांकि मैंने कई बार उन्हें यह बात समझाई थी कि वह सब बस माटी की चीजें थीं। उन चीजों के बदले मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला, लेकिन राहुल के दिल से वह पछतावा नहीं जाता था। आज जब वह औरतें पकड़ी गई तो राहुल संतुष्ट हो गए थे और उनके अंदर का वह जुर्म खत्म हो गया था। मुझे अपनी जिंदगी से यह बात सीखने को मिली थी कि कभी कभी चीजें हमारे पास गलत तरीके से आती है, मगर एक बार चीजों को उसकी गलत नजरिए से देखने की बजाय आराम से सोचकर फैसला करना चाहिए। मैं उस वक्त राहुल की गलती पर उन्हें छोड़कर चली जाती। शायद मैं खुद को भी बर्बाद कर देती, मगर मैंने जो फैसला किया था वह हम दोनों का घर बना गया था। और एक औरत की समझदारी यही होती है कि वह हर चीज को अपनी आंखें खुली रखकर सोचे। खैर, जो हो चुका था उसे भूलकर अब हम लोग एक नई जिंदगी की ओर बढ़ चुके हैं और हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।